हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्विक रिवीजन सेशन ऑफ सेंट्रल बैंकिंग मॉड्यूल बी। यानी मॉड्यूल बी में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी 3 यूनिट्स हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको बुलेट फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई की इवोल्यूशन की। तो प्रेसिडेंसी बैंक फिर नेशनलाइज हुआ 1949 में, और आरबीआई एक्ट जो है 1935। आपको पता होगा इसका रोल है रूलर्स और रूरल टर्म क्रेडिट मोबिलाइजेशन को सेव करना और मॉनेटरी फिस्कल सिंक। कब स्टार्ट हुआ? 1935 में स्टार्ट हुआ। और प्लानिंग एरा जो है 1950s में है, जिसको अब आरबीआई एक्सपेंड किया। अमेंडमेंट जो है आरबीआई एक्ट को अमेंड किया गया, इकोनॉमिक एडेप्टेशन लाया गया। इसका फंक्शन क्या होता है आरबीआई का? नोट इशू करना। गवर्नमेंट और पब्लिक डेप्ट का बैंकर होता है ये। हिस्ट्री में बंगाल एंड बिहार बैंक 1773 और प्रेसिडेंसी बैंक 19th सेंचुरी। और करेंसी एक्ट की बात करें 1862 के अनुसार, 1862 के अनुसार गवर्नमेंट सोल नोट इशूअर होता है। एमलगमेशन 1866 में इंपीरियल बैंक के साथ ये कन्वर्ट हो गया 1921 में। हिल्टन यंग कमीशन 1926, जो कि आरबीआई का रिकमेंडेशन दिया था। और आरबीआई एक्ट आया था 1933 में, और ये ऑपरेशनल हुआ था 1935 से। चैलेंजेस क्या हुए थे शुरू में? ये करेंसी एक्सचेंज क्रिटिक, होम चार्ज अपोजिशन। इसके लिए ज़रूरत क्या थी? ट्रेड ग्रोथ जरूरी थी, कीन्स का सपोर्ट जरूरी था। चैम्बरलेन 1913, इंपीरियल बैंक विथ लिमिटेड सेंट्रल रोल। डायरकी की बात करें तो रोल को स्प्लिट किया गया इंपीरियल बैंक और गवर्नमेंट में। आरबीआई का फंक्शन आपको बता ही दिए, करेंसी, गवर्नमेंट बैंकर, बैंकर्स बैंकर, प्रियम्बल, नोट्स रेगुलेशन, मॉनेटरी स्टेबिलिटी। एग्री क्रेडिट डिपार्टमेंट 1935 से स्टार्ट हुआ था। एक्सचेंज रेट की बात करें तो 1975 तक पाउंड लिंक था, फिर 1993 से बास्केट लिंक्ड हुआ। वर्ल्ड वार 2 का क्या इम्पैक्ट हुआ? एक्सचेंज कंट्रोल पे इम्पैक्ट हुआ। स्टर्लिंग डेप्ट रिपेट्रिएशन, बैंकर्स बैंक होता है ये, है ना। बैंकिंग एक्ट की बात करें तो 1949 का जो आपको पता ही है बीआरए एक्ट है, ठीक है। और प्री 1949 में बैंकिंग लिमिटेड था, रूरल एग्री को इग्नोर किया जाता था, ठीक है। डेवलपमेंट रूल की बात करें तो रूरल क्रेडिट सेविंग बढ़ने से ग्रोथ आया। स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन की बात करें तो आईएफसीआई, नबार्ड, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, एनएचबी, आईडीएफसी, ठीक है। अब देखिए मार्केट इंफ्रा की बात करते हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डीएफएचआई, सीसीआईएल, प्राइमरी डीलर। बैंकिंग एक्सपेंशन, ये आई थिंक ये रिपीट हो गया, ये मैंने आपको पहले बता दिया। हाँ, सिस्टम्स की बात कर लेते हैं। आरटीजीएस आपको पता ही है कि 2 लाख के ऊपर का ट्रांसफर होता है। नेफ्ट में कोई लिमिट नहीं है। आईएमपीएस में इंस्टेंट होता है 24/7। क्यूआर कोड स्ट्रीमलाइन होता है। सीसीआईएल जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी और फॉरेक्स के लिए है। एपीबीएस जो है आपको पता ही है, आधार इनेबल बल्क और बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम है। इनोवेशन की बात करें तो पहला डीपीआई होता है। डीपीआई होता है डिजिटल पेमेंट प्रोग्रेस। एक ओडीआर होता है, एक तरह का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होता है डिजिटल पेमेंट के लिए। साइबर सिक्योरिटी 2016 में आया, ये एक पॉलिसी बोर्ड अप्रूव था। रेगुलेशन और इंक्लूसिविटी की बात करें तो रुपए में देख सकते हैं कितना कार्ड है, 321.7 मिलियन कार्ड है, 2022 का डेटा है। गवर्नमेंट पेमेंट में आधार, सब्सिडाइज, डिजिटाइज, और मोबाइल बैंकिंग में आईएमपीएस, एनईएफटी, ये सभी चीज़ लाया गया स्मार्टफोन के माध्यम से। तो आरबीआई का रोल पहले डेवलपर था, फिर कैटलिस्ट हुआ, फिर फैसिलिटेटर हुआ। इसकी ऑनरशिप की बात करें तो फुल्ली गवर्नमेंट ऑन्ड हुआ था आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार। इसका सेक्शन 7 कहता है कि गवर्नमेंट का डायरेक्शन पोस्ट कंसल्टेशन विद आरबीआई गवर्नर। कंट्रोल, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऑपरेशन को देखता है। कोऑर्डिनेशन, आरबीआई जो है गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर ग्रोथ, ठीक है। फिर डेप्ट मैनेजमेंट की बात करें तो आरबीआई मोनेटाइज करता है गवर्नमेंट डेप्ट को। और उसके बाद नेशन बिल्डिंग, तो पोस्ट 1951 के बाद डाइवर्सिफाइड पोस्ट नेशन बिल्डिंग का जो रोल था डाइवर्सिफाई हुआ 1951 के बाद। फिजिकल पॉलिसी की बात करें तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता है, कैसे? एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से। मोनेटाइजेशन इशू की बात करें तो एडहॉक ट्रेजरी बिल, जिस कारण से रिजर्व कंट्रोल का लॉस हुआ। डेफिसिट में इन्फ्लेशन पे रिलायंस, रेज रिजर्व्स, इंक्रीजिंग एक्सटर्नल बोरोइंग। 1990s में क्या शिफ्ट हुआ? तो फिजिकल डोमिनेंस कम हुआ, स्टेबलाइजेशन पे फोकस था। और लिबरलाइजेशन जैसे ही आया, उदारीकरण जैसे आया 1990 में, आपको पता होगा, तो गवर्नमेंट का इकोनॉमिक रोल रिड्यूस हो गया। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन की बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट आपको बता ही दिया 1934 में हुआ था। कोलकाता से बॉम्बे आया था 1937 में। और वर्ल्ड वार 2 के दौरान एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट बढ़ा। 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ बैंक का, तो डेवलपमेंट बैंकिंग फोकस हुआ। और 1991 के ग्लोबलाइजेशन के बाद जो इंटरनेशनल फाइनेंस को अडेप्ट किया, इस प्रकार से इसका रोल एक्सपेंड हुआ है। फिर रूरल क्रेडिट की बात करें तो रूरल क्रेडिट जो है 1935 से शुरू है। इसमें स्टैटिस्टिकल 1937 से और बैंकिंग 1938 का सेक्शन है इसके अंदर। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का प्राइमरी ऑक्शन करता है 2006 के बाद से। मोनेटाइजेशन डिक्लाइन, तो फिजिकल कंसोलिडेशन पॉलिसी। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट जो है 1935 का है, कंट्रोल करता है, परफॉर्मेंस चेक करता है, नाम ही रखा गया इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया 1949 में, 1949 में, जो कि कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता था, आरबीआई की अथॉरिटी को एक्सपेंड करता है।
फिर हमारा आता है एक्सचेंज कंट्रोल ट्रांसफ़र जो कि आया 1939 में, राइट। तो इसमें ये चीज़ मैंने आपको बता दी। हाँ, सी डी देशमुख का नाम याद रखिएगा, फर्स्ट इंडिया गवर्नर थे। और पोस्ट वार रिफॉर्म क्या हुआ, तो एसीडी को रीऑर्गेनाइज किया गया एग्री क्रेडिट, स्टैटिस्टिक्स और ब्रांच में, और स्टैटिस्टिकल सेक्शन को इकोनॉमिक इंटेलिजेंस और रिसर्च के लिए, ठीक है। 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ, सुपरवाइजरी रोल इसका बढ़ा, और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में आईएमएफ, आईबीआरडी, बीओपी डिवीजन सब आया। एनुअल रिपोर्ट की बात करें तो ये बताता है कि बैंकिंग इन इंडिया का ट्रेंड कैसा है, प्रोग्रेस कैसा है। 1950s के पॉलिसी की बात करें तो 5 ईयर प्लान फोकस था, सोशो इकोनॉमिक गोल था। सेक्टरल प्लान की बात करें तो पहला प्लान एग्री, सेकेंड प्लान इंडस्ट्री। रूरल क्रेडिट जो है, रूरल क्रेडिट सर्वे 1951 के अनुसार था। इंडस्ट्रियल क्रेडिट IFCI, SFC, ICICI। SBI जो है 1955 में, इसने इंपीरियल बैंक को रिप्लेस किया, रूरल एक्सपेंशन बढ़ा इसका। बैंकिंग रेगुलेशन में एक्ट 2 है, एक तो बैंकिंग कंपनीज एक्ट है, लाइसेंसिंग, इंस्पेक्शन, नॉन बैंकिंग। तो अब यदि इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो एक होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो कि 1962 में हुआ। ये क्या करता है, बैंक के डिपॉजिट का प्रोटेक्शन करता है, आप DICGC का नाम सुने होंगे। फिर एक होता है एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कॉर्पोरेशन जो कि 1963 में आया, ये शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर का रिफाइनेंस करता है। और फिर उसके बाद IDBI जो कि 1964 में आया, ये लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल का फाइनेंस करता है। फिर उसके बाद UTI आया 1964 में, ये सेविंग को प्रमोट करता है, कैपिटल मार्केट को बूस्ट करता है। फिर आया क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन 1971 में जो कि क्रेडिट रिस्क को सपोर्ट करता है, RBI के द्वारा लेड है। सोशल कंट्रोल आया 1960s में, ये अर्बन रूरल बैंकिंग इम्बैलेंस को फिक्स करेगा, क्रेडिट इनइक्वालिटी को हटाएगा। बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में, 14 बैंक का हुआ था, और 1980 में 6 और बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ। इसका फोकस था रूरल एक्सेस पे और प्रायोरिटी सेक्टर पे, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गए। क्रेडिट प्लानिंग की बात करें जो कि 1970s में हुआ, तो क्रेडिट सेल बना मॉनिटरिंग के लिए, लीड बैंक स्कीम जैसा स्कीम आया। 1975 में इंडिपेंडेंट हो गया ये क्रेडिट प्लानिंग डिपार्टमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो प्रोडक्टिव सेक्टर क्रेडिट फ्लो, मतलब जो प्रोडक्टिव सेक्टर है वहाँ पे क्रेडिट जाए, है ना। 1980 में रीऑर्गेनाइज हुआ, IG पटेल रिकमेंडेशन याद रखिएगा, इन्होंने रिकमेंड किया कि एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। कुछ नए डिपार्टमेंट आए जैसे DCM जो कि करेंसी सप्लाई, एंटी काउंटरफिटिंग, DEBC जो कि बजट एक्सपेंडिचर फंड से रिलेटेड है, DGBA गवर्नमेंट बैंकिंग डेप्ट और RBI अकाउंट, DEIO फॉरेक्स गोल्ड BIS। तो ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, जो कि डॉक्टर IG पटेल के रिकमेंडेशन के आया था, याद रखिएगा बहुत। इसीलिए नाम क्या रखा गया है, 1980 का रीऑर्गेनाइजेशन। तो रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट बन रहे हैं। दोस्तों आपके साथ जो भी कंटेंट मैं शेयर कर रहा हूँ सेंट्रल बैंकिंग का, ये हमारी कैप्सूल कोर्स का पार्ट है। कैप्सूल कोर्स के अंदर आपको इसका PDF मिलता है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस एंड पॉलिसी डिपार्टमेंट की। तो सबसे पहला आता है रोल, पॉलिसी सपोर्ट, इकोनॉमिक रिसर्च। इसमें कौन कौन से यूनिट्स हैं, फाइनेंस, प्राइजेस, कैपिटल मार्केट, नेशनल इकोनॉमी। फिर स्पेशल यूनिट्स आते हैं, ठीक है, तो जैसे कि स्पेशल स्टडीज़, कैपिटल मार्केट डिवीजन। फिर आता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट मॉनिटरिंग जो कि 2001 में आया था। 7 पब्लिकेशन हैं जिसके अंदर एनुअल रिपोर्ट, ट्रेंड इन बैंकिंग, हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सब के सब रिपोर्ट हैं। अब एक है हमारा DESACS, ये क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा सर्विस। इसका फंक्शन क्या है, तो देखिए डेटा में सेविंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कॉर्पोरेट सर्वे, इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे, इंटरनेशनल बैंक स्टैट्स, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट डेटा, IT स्टैटिस्टिकल सपोर्ट फॉर RBI डिपार्टमेंट। तो ये किसका फंक्शन है, DESAC का, जो कि स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा सर्विस डिपार्टमेंट है, ये सब काम करता है। और पब्लिकेशन भी आप देख सकते हैं। यदि रूरल अर्बन बैंकिंग की बात करें तो एक हमारा RPCD जो कि लीड बैंक स्कीम, रूरल क्रेडिट, नाबार्ड को लिंक करता है। एक UVD है जो कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए है। एक ICD है जो कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट के लिए, एक्सपोर्ट फाइनेंस के लिए। अब देखिए 1994 में क्या रिफॉर्म आया, नरसिम्हन कमेटी का रिफॉर्म आया जिसमें BFS लाया गया। BFS क्या होता है, बैंक फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, 1994 में। BFS क्या करती थी, बैंक को सुपरवाइज करती थी, NBFCs को, UCB को और प्राइमरी डीलर को। फिर आया DOS जो है BFS के एग्जीक्यूटिव का आर्म था, ये फाइनेंशियल सिस्टम को ऑब्जर्व करता था। फिर कुछ रेगुलेटरी डिवीजन बनाए गए जैसे कि DBOD जो कि बैंक लाइसेंस, पॉलिसीज़ और कंप्लेंट को देखती है, DBS जो कि सुपरवाइजरी एक्शन लेती है, DNBS जो कि NBFC को सुपरवाइज करती है 1997 में। फिर FID यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ओवरसाइट आया जिसको DBS में मर्ज कर दिया गया। HR रिस्ट्रक्चरिंग की बात करें तो 1995 में रिस्ट्रक्चर हुआ HR, कैसे, HRDD, HR पॉलिसी, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, पर्सनल रिफॉर्म। मॉनेटरी पॉलिसी डेवलपमेंट की बात करें तो एक आया MPD, कब आया, 1998 में आया। इसका फोकस था प्राइस स्टेबिलिटी पे, लिक्विडिटी पे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे। लीडरशिप की बात करें तो गवर्नर जो होते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन होते हैं। उसके अलावा 6 मेंबर होते हैं, आपको पता होगा।
डिप्टी गवर्नर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और चेंजेस लाया गया डॉक्टर विमल जलान के द्वारा 1998 में चेंजेस लाए गए। कैसे? एडेप्टिव और डायनेमिक पॉलिसी। 2005-6 में क्वार्टरली रिव्यू किया गया, टीएसी को फॉर्म किया गया। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में कैसे इवोल्यूशन हुआ? सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का क्या फंक्शन है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, पब्लिक डेप्ट, प्रेस, पब्लिक कम्युनिकेशन। मार्केट इंटेलिजेंस सेल का क्या काम है? वो डीवीएस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यदि हम कम्युनिकेशन और पीआर की बात करें तो पहले पीआरडी हुआ करता था 1969 में, जिसको कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया 2007 में। प्रेस रिलीज, वेबसाइट, मीडिया रिपोर्ट, कॉन्फ्रेंस, अपडेट, एडिटर, डिस्कशन, ये सब के सब इसके पार्ट हैं। उसके बाद कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में सीपी ग्राम आया, इसके अंदर ग्रीवियांस, RBIOS 2021 का आपको पता होगा, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। ठीक है, तो बैंक, RBI डिपार्टमेंट सबके साथ जोड़ दिया गया। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की बात करें तो बजट, स्ट्रेटजी, BCM पॉलिसी, राइट। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन जो कि कोऑपरेटिव बैंक का है, तो ये क्या होता है? ये STCB, DCCB और UCB तीनों को रेगुलेट करता है ये डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन। ठीक है, तो DOR शॉर्ट में कह सकते हैं आप इसको। ये STCB, DCCB के आते हैं हमारे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, और जो UCB आते हैं वो स्टेट या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर आते हैं। कौन सा एक्ट के अंदर क्या आता है वो आपको पता होना चाहिए। STCB और DCCB हमारा स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट, और UCB के अंदर स्टेट और मल्टी स्टेट दोनों आ सकता है। डुअल कंट्रोल यानी RBI का बैंकिंग फंक्शन भी है। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो बैंक को लाइसेंस इशू करना, शेड्यूल 2 का इंक्लूजन का अप्रूवल हुआ, ब्रांच ओपनिंग STCB, ठीक है, और UCB को DCCB एग्जाम किया गया। ठीक है, और देखिए ब्रांच ओपनिंग में जो है STCB को दिया गया, UCB को दिया गया, लेकिन जो DCCB उसको एग्जाम्पशन दी गई। UCB का एक्सपेंशन अप्रूवल किया गया, लाइसेंस कैंसिलेशन भी इसके अंदर आता है। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म आया? तो RBI आपको पता ही है बैंकिंग को रेगुलेट करती है, और दूसरे भी रेगुलेटर हैं जैसे कि SEBI हो गए, IRDAI हो गए। इसने NABARD, IDBI, DFHI, IRBI, UTI को इस्टेब्लिश किया। किस पर्पज़ से? डेवलपमेंट पर्पज़ से। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बैकग्राउंड की बात करें तो वार टाइम कुछ अनसाउंड प्रैक्टिसेस थे। ठीक है, 1946 में ऑर्डिनेंस और बिल आया। की प्रोविज़न क्या है? तो नॉन बैंकिंग एक्टिविटी हमारा सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में है, जो कि ट्रेड को बैन करता है। किस चीज़ के ट्रेड को? नॉन बैंकिंग एसेट के ट्रेड को डिस्पोज करना। एम्प्लॉयमेंट आता है सेक्शन 10 में, यानी कि कोई एक्सेसिव कमीशन बेस्ड रोल नहीं होना चाहिए। कैपिटल रिजर्व आता है सेक्शन 11-12 में, जिसमें कहा जाता है कि मिनिमम कैपिटल जरूरी है और रेगुलेटेड वोटिंग राइट होनी चाहिए। शेयर आता है सेक्शन 13 से 15 में, जिसमें डिस्काउंट पे, अनपेड चार्जेस पे, डिविडेंड पे रेस्ट्रिक्शन डाल दिया गया है। कॉमन, देखिए इतना सेक्शन आपसे नहीं पूछेगा, बस एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ मैं। कॉमन डायरेक्टर प्रोहिबिटेड है, रिजर्व फंड मैंडेटरी बिल्डअप है, कैश रिजर्व जो है नॉन स्केड्यूल्ड बैंक के लिए सेक्शन 18 होता है। सब्सिडरी जो है उसमें लिमिटेड पर्पज़ होता है। शेयर होल्डिंग रेस्ट्रिक्शन है सब्सिडरीज में। लोन या एडवांस नो ऑन शेयर सिक्योरिटी, ऑब्वियसली बात है, अपने ही शेयर को सिक्योरिटी के रूप में लोन नहीं दे सकते आप। अनसिक्योर्ड लोन पे लिमिट डाला गया। बैंकिंग लाइसेंस आया सेक्शन 22, बहुत इंपॉर्टेंट है ये RBI एक्ट का सेक्शन 22 याद रखिएगा, बैंकिंग लाइसेंस से रिलेटेड है। ठीक है, ब्रांच लाइसेंसिंग सेक्शन 23 में आता है। लिक्विड एसेट आता है सेक्शन 24 से लेकर 25 में। रिटर्न आता है सेक्शन 26-28 में। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सेक्शन 29 से लेकर सेक्शन 32 में, और इंस्पेक्शन सेक्शन 35 में। तो RBI को एम्पावर करना, कॉशन रोक, बैंक को प्रोहिबिट करना, असिस्ट हेल्प करता है एमलगमेशन में, लोन ग्रांट करता है। वाइंडिंग अप और पेनल्टी जो है सेक्शन 37 से लेकर सेक्शन 48 में आता है, जैसे मोरेटोरियम, कोर्ट प्रोसेसेस, वॉलंटरी वाइंडिंग रेस्ट्रिक्शन आता है। फेमा की बात करें तो फेमा का बैकग्राउंड है कि पहले फेरा हुआ करता था, उसको फेमा में कन्वर्ट कर दिया गया 1999 में। तो इसमें देखिए मार्केट डिटरमाइंड रेट में LERMS, ठीक है। उसके बाद यूनिफाइड 1993। करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की बात करें तो 1994 में आया। कैपिटल अकाउंट रोड मैप की बात करें तो तारापुर कमेटी 1997 का। इसका फीचर क्या होता है? सिविल पेनल्टी, कंपाउंडिंग अलाउड होता है, जेन्युइन करंट अकाउंट पेमेंट परमिटेड होता है। RBI का क्या रोल है कि अपने डीलर को पावर डेलीगेट करेगा, फॉरेक्स प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होता है ग्रीवियांस रिड्यूसल के लिए बिना कोर्ट का। इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ? 1995 का स्कीम आया कॉमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक कंप्लेंट के लिए। 2002 और 2006 में अपडेट आया कि उसको सर्विस और लोन के लिए भी एक्सपेंड कर दिया। और 2021 में एक स्कीम आया जिसमें यूनिफाइड स्कीम नाम दिया गया, जो कि सभी के लिए यूनिफाइड बना दिया गया। इसका फीचर क्या है कि RBI रेगुलेटेड एंटिटीज़ को कवर करेगा, कॉस्ट फ्री होता है क्योंकि एक निशन में एक ओम्बड्समैन रहेगा। इसके अंदर कोऑपरेटिव बैंक भी ला दिए गए जिनके पास 50 करोड़ से ऊपर का डिपॉजिट है। देखिए इंटीग्रेटेड IOS की बात करें, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम की बात करें तो सेंट्रलाइज कंप्लेन है RBI चंडीगढ़ के माध्यम से। ओम्बड्समैन 3 साल तक के होते हैं, है ना, 3 साल उनका टेन्योर होता है, जो कि अनलिमिटेड मॉनेटरी डिस्प्यूट को हैंडल करते हैं। इनको कॉम्पेंसेशन 20 लाख दिया जाता है प्लस 1 लाख का एक्स्ट्रा दिया जाता है टाइम एक्सपेंस के बेसिस पर। प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर जो GM लेवल के होते हैं वो कंप्लेन के हैंडलर होते हैं। इसमें कुछ डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, जैसे RE कौन होता है तो रेगुलेटेड एंटिटी कहा जाता है इन्हें। जो बैंक है, जो NBFC हैं, जो सिस्टम पार्टिसिपेंट है, जो CICs हैं, उन्हें RE
माना जाता है। एपलेट अथॉरिटी में आरबीआई आते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आते हैं, सीईपीडी होता है, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। कुछ चेंजेस लाए गए, ओल्ड स्कीम को रिप्लेस किया गया, यूनिफाइड कवरेज दिया गया सभी आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज़ को। कोई रेगुलेटेड एंटिटीज़ का अपील राइट नहीं है यदि डॉक्यूमेंटेशन अनसेटिस्फैक्ट्री है तो। एनुअल रिपोर्ट जो है मार्च 31 जो है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर को दे देना है। कस्टमर एड्रेसल की बात करें तो इसके अंदर आरबीआई रेगुलेटेड सर्विस के डेफिशिएंसीज को हैंडल करना, ठीक है। कंपनसेशन कोई डिस्प्यूट वैल्यू लिमिट नहीं है, मैक्सिमम जो है 20 लाख प्लस 1 लाख एडिशनल, ये मैक्स अमाउंट है, ठीक है। ब्रॉड ग्राउंड की बात करें तो मिनिमम रिजेक्शन केस होना चाहिए, रिजेक्ट के बहुत से कम हो। कंप्लेंट फाइलिंग के लिए पर्सनली कर सकते हैं या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से करवा सकते हैं, नॉन एडवोकेट। रिटर्न ऑथराइजेशन रिक्वायरमेंट होती है, ऑनलाइन पोर्टल है, इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल साइन एज पर आरबीआई फॉर्म। तो ओम्बड्समैन रिक्वेस्ट कर सकता है डॉक्यूमेंट, यदि नॉन कंप्लाइंस होगा तो एडवर्स इन्फ्लुएंस होगा। जो रेगुलेटेड एंटिटी है उसको 15 दिन में रिस्पांस देना होता है, और यदि रिक्वेस्ट मांगेगा तो एक्सटेंशन भी किया जा सकता है इसको। जो नॉन मेंटेनेबल कंप्लेंट है उसके अंदर क्या क्या नहीं आता, कमर्शियल जजमेंट, आउटसोर्सिंग डिस्प्यूट, अनएड्रेस्ड ग्रीवियंस, फिर मैनेजमेंट कंप्लेन, लीगल कंप्लाइंस केस, नॉन रेगुलेटेड एंटिटी सर्विसेज, आरई डिस्प्यूट, मतलब 2 रेगुलेटेड एंटिटीज़ के बीच में डिस्प्यूट, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। एम्प्लॉयमेंट मैटर सेक्शन 18 का रेमेडीज़, नॉन कवर्ड कस्टमर, प्रीवियसली सेटल्ड आउटगोइंग डिस्प्यूट। फिर कंप्लेंट फिलिंग का कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है कि आपको रिटर्न कंप्लेंट जो है आरई को देना पड़ेगा। यदि आरई रिजेक्ट करता है या पार्टली रिप्लाई करता है या कोई रिप्लाई नहीं करता है तभी आप इसमें आ सकते हैं। 1 साल आरई के रिप्लाई के 1 साल के अंदर फाइल कीजिए, या 1 साल प्लस 30 दिन आपको मैक्सिमम दिया जा सकता है। यूनिक काउज यानी कि नो पेंडिंग और सेटल बाय एनी फॉर्म, मस्ट अवॉइड एब्यूज, फ्रिवलस और वेक्सेस कंटेंट, एडहेयर टू द लिमिटेशन एक्ट 1963, यानी लिमिटेशन एक्ट को ध्यान में रखना है। तो इसमें सीएमएस पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक या फिजिकल होता है। ओम्बड्समैन जो है आरई से ये मैंने आपको बता दिया है। हाँ, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की बात करें तो 1980 में क्या हुआ कि कंट्रोल मार्केट, इंटरेस्ट रेट बहुत टाइट था, सेगमेंटेड मार्केट था, एसएलआर मैंडेट था, पीएसयू लीड बैंकिंग था। इशूज़ क्या क्या थे, एनपीए काफ़ी हाई था, इनएफिशिएंसी था, लीगल काफ़ी वीक था, टेक इंफ्रा काफ़ी वीक था। तो ये तो हमने आपको 1980 का चैलेंज बताया। 1991 से पहले क्या हुआ, पॉजिटिव क्या था कि क्रेडिट ग्रोथ था, एक्सपेंशन था, नेगेटिव क्या था, एनपीए काफ़ी हाई था। अब 1991 का क्राइसिस आया, इसका सिम्टम दिखा इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, एनआरआई आउटफ्लो। तो रिफॉर्म लाया गया 1991 में। क्या क्या रिफॉर्म लाया गया, फिस्कल स्टेबलाइजेशन, डीरेगुलेशन, ट्रेड लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब आता है नरसिम्हन कमेटी का रिफॉर्म जो कि 1992 का था। इसमें ऑटोनॉमी, फ्लेक्सिबिलिटी, एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सभी रिफॉर्म के आधार स्तंभ माने जाते हैं। रिफॉर्म का क्या ऑब्जेक्टिव था, इंटरमीडिएशन, मॉनेटरी पॉलिसी, ग्लोबल इंटीग्रेशन, ये सब के सब एफिशिएंट होनी चाहिए। लोन रिकवरी और एनपीए की बात करें तो 90 डेज़ का नॉर्म है जो कि स्टेट गारंटेड एसेट के लिए एप्लीकेबल होता है। ट्रिब्यूनल में आपको पता ही होगा डीआरटी होते हैं, यानी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल होते हैं। इनका जो एक्ट है वो आपको पता होगा, RDDBI एक्ट है, 1993 का एक्ट है। एक तिवारी कमेटी का गठन हुआ था 1981 में जो कि लीगल रिफॉर्म के रिलेटेड था, स्पेशल रिकवरी ट्रिब्यूनल था इसके अंदर। और RDDBI एक्ट का पर्पस था कि क्विक बैंक क्लेम रिजोल्यूशन। इसका प्रोसेस जो है RDDBFI बैंक टू DRT और सारफेसी एक्ट में बोरोवर यदि अपील करता है तो। आरबीआई एंड एनपीए मैनेजमेंट की बात करें तो 15-16 में एनपीए काफ़ी बढ़ गया था एसेट क्वालिटी रिव्यू से। आरबीआई का पावर क्या है कि वो एआरसी को ऑडिट करेगा, ऑफिशियल को रिमूव कर सकता है, पेनल्टी डाल सकता है, फी रेगुलेट कर सकता है। 2022 में नॉर्म्स आया फिट एंड प्रॉपर एआरसी क्राइटेरिया, मार्केट बेस्ड ऑक्शन ओनली। फिर आता है हमारा डिजिटल एंड रेगुलेटरी चेंज। पहला पॉइंट आता है इसमें डीआरटी डिजिटलाइजेशन, इसके अंदर ई फिलिंग, इंसॉल्वेंसी रोल, 50% डिपॉजिट फॉर अपील, ये सब आया गया। एक्सपीडिटेड रिकवरी यानी जो डीएम्स हैं वो पोजीशन केस हैंडल करेंगे 60 दिन में। एआरसी स्टाम्प ड्यूटी एग्जम्पशन, लोन असाइनमेंट स्ट्रीमलाइन। अब देखिए इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो IRDA एक्ट आता है 1999 का जो कि प्राइवेट प्लेयर के लिए ओपन किया गया। इसने कंपटीशन को, रिस्क शेयरिंग को प्रमोट किया। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म की बात करें तो सेबी ने 1992 में लाया था। ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, एसिमेट्री को कम करना, स्पेकुलेशन कंट्रोल करना। म्यूचुअल फंड को प्राइवेट एंटिटी के लिए ओपन किया गया, ठीक है। यूटीआई का जो मोनोपोली था उसको तोड़ा गया। फिर आता है हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल मार्केट रिफॉर्म, ये आया था 1992 में, 1992 में, ठीक है। FII को एंट्री किया गया। FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनको अलाउ किया गया भारत में। मैकेनिज्म कैसे है, ADR, GDR, FCCB, ECB, इन सभी मैकेनिज्म के माध्यम से हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है हमारे देश में आ सकता है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के माध्यम से, राइट। FCCB फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के माध्यम से, ADR, GDR, राइट।
फिर एनआरआई ओसीबी को परमिशन दिया गया इन्वेस्ट करने का 1992 के बाद। कॉम्प्लीमेंट्री पॉलिसी चेंज की बात करें, पहला पॉइंट आता है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। आरबीआई का फेज अप्रोच था जो कि रिफॉर्म के साथ अलाइन होता था। फिर आता है एड हॉक ट्रेजरी बिल, इसको फेज आउट किया गया 1994 से 97 के बीच में, और पब्लिक डेट को मॉडर्नाइज किया गया। फिर आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2007, इसने 1944 के एक्ट को रिप्लेस किया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर को इनेबल किया, बोरोइंग कॉस्ट को कम किया। मार्केट बेस्ड रेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ऑक्शन से अलाइन किया गया। डेप्ट मार्केट रिफॉर्म, यानी कि इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन की ओर शिफ्ट हुए, रेपोज की ओर शिफ्ट हुए, राइट, ये इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। फिर लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए एलएएफ लाया गया। एलएएफ क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। इसने क्या किया कि बैंकिंग रिजर्व को ऑप्टिमाइज़ किया। रेगुलेटरी मॉडल की बात करें तो इसमें एक आता है हमारा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, जिसका फोकस था स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन पे या मार्केट पे। एक होता है ऑब्जेक्टिव बेस्ड, जिसमें मल्टीपल रेगुलेटर थे स्पेसिफिक गोल के लिए, और एक होता है सिंगल रेगुलेटर मॉडल जो कि यूनिफाइड अथॉरिटी होता है सभी सेक्टर में। इफेक्टिवनेस और ग्लोबल एक्सपीरियंस की बात करें तो इफेक्टिवनेस में कोई क्लियर मॉडल सुपेरिटी नहीं था, और ग्लोबल की बात करें तो यूरो एरिया और ऑब्लिक यूएस सेंट्रल बैंक इफेक्टिव था, ठीक है। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई जो है बैंक, एनबीएफसी, आईएफआई, फिर सेबी कैपिटल मार्केट, आईआरडीए इंश्योरेंस, आरओसी जो है कोऑपरेटिव बैंक। चैलेंजेस क्या है, डोल कंट्रोल होता है, पुअर कोऑर्डिनेशन होता है। तो प्रपोजल क्या है कि आप डोल कंट्रोल को कम कीजिए, आरबीआई और बैंकिंग डिवीजन बना दिए। सुपर रेगुलेटर, हाई लेवल ग्रुप होना चाहिए कोऑर्डिनेशन के लिए। अम्ब्रेला लॉ होना चाहिए, मतलब एपेक्स रेगुलेटर होना चाहिए बिना एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के डिसरप्ट किए हुए। ये सब प्रपोज किया गया है। तो देखिए बीएफएस को बना, प्रपोज रोल है, अब है नहीं, प्रपोज है। आईआरडीए को इंश्योरेंस का, बीएफएस यानी आरबीआई को डिप्टी गवर्नर लेड, और सेबी का कैपिटल मार्केट। अब चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो रेगुलेटरी इनएफिशिएंसी होता है क्योंकि डुअल कंट्रोल आ जाता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन आ जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। देखिए सुपर रेगुलेटर ना खान वर्किंग ग्रुप के द्वारा सजेस्ट किया गया था कंसोलिडेटेड ओवरसाइट के लिए। कोऑर्डिनेशन में आपको हाई लेवल ग्रुप बना दीजिए, जो कि दीपक पारेख ग्रुप नाम दिया गया था। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन में फिजिबिलिटी एक्सप्लोर करना एपेक्स रेगुलेटर के लिए, ठीक है। प्रपोज रोल मैंने आपको बता दिया। अब आता है कि आरबीआई ड्रिवन इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करें तो 1951 में 1951 में रूरल क्रेडिट सर्वे हुआ था, जिसमें कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर को रिकमेंड किया गया और इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज किया गया। आपको पता होगा 1951 में इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज किया गया था। 1955 में नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट फंड फॉर लॉन्ग टर्म एंड स्टेबलाइजेशन नीड्स, ये लाया गया। 1963 में एआरसी यानी एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कॉर्पोरेशन आया, जो कि एआरडीसी में कन्वर्ट हो गया। 1982 में नबार्ड का फॉर्मेशन हुआ। ये सब एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये एपेक्स रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन माना जाता है। यदि स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन की बात करें तो आईडीबीआई आया 1964 में। आईडीबीआई का नाम ही है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस को देखता है। यूटीआई कब आया, 1964 में आया। ये सेविंग को मोबिलाइज करता है, शेयर होल्डिंग के प्रमोशन को मोबिलाइज करता है। उसके बाद आया हमारा एक्सिम बैंक, कब आया, 1982 में। ये एक्सपोर्ट फाइनेंस करता है, आईडीबीआई से इवॉल्व हुआ है। फिर डिपॉजिट इंश्योरेंस के लिए डीआईसी आया 1962 में। फिर एसएसआई क्रेडिट के लिए गारंटी स्कीम लाया गया स्मॉल स्केल यूनिट के लिए। यदि रिकन्स्ट्रक्शन और एमलगेमेशन की बात करें तो बैंकिंग वायबिलिटी को इन्हांस करना वीक बैंक को रिकन्स्ट्रक्ट करके, ये 11 बैंक के लिए किया गया और 3 लाइसेंस कैंसिल किए गए नॉन फाइनेंशियल रीजन के लिए। डीआईसी एक्ट आया 1968 में, जिसमें डिपॉजिट इंश्योरेंस को एक्सटेंड किया गया कोऑपरेटिव बैंक तक और इंश्योरेंस फंड ग्रोथ को बढ़ाया गया। फिर हमारा क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन आया 1971 में, जिसने क्रेडिट स्कीम को वीकर और नॉन इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए प्रमोट किया। डीआईसीजीसी कब बना था, 1978 में बना था, 1978 में बना था, जो कि डीआईसी को और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन को मर्ज करके बना था। गोल क्या था कि स्मॉल डिपॉजिटर को प्रोटेक्ट कर सकें, गारंटी क्रेडिट ला सकें वीकर सेक्शन के लिए। अब देखिए नाबार्ड को कब बनाया गया था, 1982 में बनाया गया था। ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन माना जाता है रूरल एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए। इनिशियल कैपिटल था नाबार्ड का 100 करोड़ था, जिसको बढ़ाकर 2000 करोड़ किया गया। इसका रोल क्या होता है, डेवलपमेंट और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है रूरल क्रेडिट के लिए। अब बात करें यदि एमपीसी के यानी मॉनेटरी पॉलिसी का कंट्रीब्यूटर्स, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री रोल क्या है कि आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी को सपोर्ट करना, क्रेडिट चैनल सेलेक्टिव क्रेडिट डिसबर्समेंट को फैसिलिटेट करता है, आरबीआई का डिपेंडेंस कम करता है, सेविंग को मोबिलाइज करता है, सप्लाई डिमांड अलाइनमेंट इंप्रूव करता है फंड्स में। यदि की फाइनेंशियल इनिशिएटिव की बात करें तो नबार्ड आता है 1982 में। पर्पज़ मैंने आपको बता ही दिया है। आईडीबीआई का कैपिटल था इनिशियली 10 करोड़, जिसको बढ़ाकर 200 करोड़ किया गया। फंडिंग में बोरोइंग लेता है आरबीआई से, एनआईसी का फंड, बॉन्ड, डिपॉजिट, ये सब फंडिंग के सोर्सेज हैं। आईडीबीआई का फंक्शन क्या था, इंडस्ट्रियल फाइनेंस को कोऑर्डिनेट करना, डायरेक्ट फाइनेंस और रिफाइनेंस लाना, इंडस्ट्रियल प्रमोशन लाना। कैसे इवॉल्व हुआ, 1964 से लेकर 2004 तक एपेक्स डीएफआई था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए। 2004 में आईडीबीआई लिमिटेड बना और 2008 में इसका नाम आईडीबीआई बैंक लिमिटेड किया गया।
फिर आता है DFHI जो कि डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया 1988 का। इसका फाउंडेशन RBI और पब्लिक सेक्टर बैंक है जिनका 250 करोड़ का कैपिटल नीड है। ऑब्जेक्टिव क्या था DFHI का? ऑब्जेक्टिव था कि बैलेंस करें लिक्विडिटी को और मनी मार्केट को इंटीग्रेट करें। एक्टिविटीज़ क्या है? ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल बिल, CD, CP, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ट्रेड करना। UTI क्या होता है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। कब लाया गया? 1964 में लाया गया। पर्पस क्या था? सेविंग को मोबिलाइज करना, सेफ इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करना और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। फंडिंग कहाँ से आता है? RBI से, LIC से, SBI से, बैंक से, बोरोइंग से। एक्टिविटीज़ क्या होते हैं? कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ में, लोन में, हाउसिंग फाइनेंस में, मर्चेंट बैंकिंग में। ऑफशोर फंड की बात करें तो 1986 के बाद एक्ट में अमेंडमेंट लाया गया। 2001 का क्राइसिस में क्या हुआ कि UTI म्यूचुअल फंड और सूती इसको स्प्लिट कर दिया गया, राइट। एक्सिम बैंक आपको पता होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया 1982 में आया था। ये एक्सपोर्ट को बूस्ट करता है, फॉरेन ट्रेड को इंटीग्रेट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। इसके सर्विसेज क्या क्या हैं? एक्सपोर्ट क्रेडिट, SME सपोर्ट, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सपोर्ट, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ओवरसीज़ फाइनेंसिंग। इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए? मल्टीलैटरल प्रोजेक्ट सपोर्ट, SME एक्सपोर्ट मार्केटिंग प्रोग्राम, आप इसको BFM में अच्छे से पढ़ चुके हैं। फिर आता है हमारा NHB जो कि नेशनल हाउसिंग बैंक है, 1988 में आया था। क्यों आया था? एक रोबस्ट हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम प्रमोट करने के लिए विथ लॉन्ग टर्म क्रेडिट एक्सेस। गवर्नेंस फुल्ली RBI ऑन्ड है, हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हाउसिंग क्रेडिट अफोर्डेबल बनाए, HFC यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को सुपरवाइज करें और हाउसिंग सेक्टर रिसोर्स को बढ़ाएं। CCIL है हमारा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 2001 का। इसका रोल है कि क्लियरिंग और सेटलमेंट सर्विसेज फॉर मनी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, फॉरेक्स मार्केट। इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि CBLO, कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, FX क्लियर जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। सिस्टम कौन कौन सा मैनेज करता है? CCIL, NDSOM, NDS कॉल, BCSBI फुल फॉर्म होता है बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका ऑब्जेक्टिव है बैंकिंग सर्विस क्वालिटी को इन्हांस करना, फेयर ट्रीटमेंट इंश्योर करना कस्टमर के लिए। ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर एक इंडिपेंडेंट बॉडी है BCSBI। ये बैंकिंग कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स करता है, परफॉर्मेंस को बेंचमार्क करता है, सिस्टम को इम्प्रूव करता है। अब देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। पहला कि फाइनेंशियल सर्विस को ब्रॉड बनाना एक्सक्लूडेड पॉपुलेशन के लिए, लिमिटेड यूजर को एक्सेस प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को बढ़ाना, इकोनॉमिक फेयरनेस कंट्री प्रमोट करना प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से। अब देखिए ये इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये ग्लोबल पॉलिसी है अक्रॉस 60+ कंट्री। इसको UN के सब SDG समझते हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ अलाइन किया गया। इसके ड्राइवर कौन कौन से होते हैं? ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन का ऑब्जेक्टिव क्या था? मैंने आपको इसके इंपॉर्टेंस को समझाया कि ग्लोबल पॉलिसी अक्रॉस 60+ कंट्री, जिसको UN के जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उससे अलाइन किया गया, इंक्लूसिव ग्रोथ को ड्राइव करेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाएगा। यदि हम भारत के फाइनेंशियल इंक्लूजन चैलेंज की बात करें तो सोशल एक्सक्लूजन, रिमोट एरिया इनएक्सेसिबिलिटी, बैरियर कौन कौन से हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में? बैरियर कौन कौन से हैं? पहला इन्फॉर्मेशन, मतलब अवेयरनेस ना होना। दूसरा आता है इंसेंटिव, यानी कि प्रोडक्ट का अपील कम होना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा होना। इम्पेडिमेंट्स क्या है? रिमोट और इनफॉर्मल डोमिनेंस, नो डॉक्यूमेंटेशन और फॉर्मल रिकॉर्ड, ये सबसे बड़े रुकावट हैं। चैलेंजेस क्या हैं? नो प्रॉपर्टी इनकम, टफ एलिजिबिलिटी, बैंकर्स में इंफॉर्मेशन की गैप है, वीक कोलेट्रल, हाई कॉस्ट। फाइनेंशियल इंक्लूजन के चैलेंज आपको मैंने बता दिए। पॉलिसी को इंटरवेंट करता है हमारा PSL जानते होंगे, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग होता है। ये सेक्टर लोन्स को मैंडेट करता है, ब्रांच का एक्सपेंशन अनबैंक्ड एरिया तक, इंटरेस्ट सबवेंशन बा टारगेटिंग लोन। स्कीम के अंदर हमारा PMJDY मुद्रा स्कीम आया। सोशल बेनिफिट में सोशल गेन के लिए बियॉन्ड प्रॉफिट जाना होगा। एक्सटर्नलिटीज़ में स्टेटस, नेटवर्क बूस्ट करता है। यूनिवर्सल एक्सेस में ट्रांसफ़र, मोबाइल बैंकिंग, ये सभी सोशल बेनिफिट्स हैं, ठीक है। कुछ रिस्क के नाम दिए गए जैसे मार्केट रिस्क, वेस्टेड इंटरेस्ट, PSBs, टारगेटिंग। अब बात करते हैं दोस्तों मॉडल्स डेफिशिएंसी। तो MFI का जो मॉडल है इसमें लो कॉस्ट डिपॉजिट है ही नहीं, लोकल बैंक में एक्सपेंशन का लिमिट है। इंस्टीट्यूशनल चैलेंज में RRB का चैलेंज है कि ज्योग्राफिकल रिस्क है, कोऑपरेटिव का चैलेंज है कि वो गवर्नेंस इशू है, और SFB क्योंकि दो गवर्नेंट है ना, आपको पता होगा कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। SFB में RBI ड्रिवन है और टेक फोकस्ड है, ये चैलेंज है। फिर क्रेडिट फ्लो का इन्हांसमेंट के लिए क्रेडिट ब्यूरो प्लस आधार, रूरल क्रेडिट के लिए, उद्योग आधार, MSME क्रेडिट हिस्ट्री के लिए, लैंड डिजिटलाइजेशन ताकि आपको क्रेडिट एक्सेस आसानी से मिल जाए, TREDS MSME रिसेबल सपोर्ट के लिए, है ना। फिर बैंक पार्टिसिपेटरी में बात करें, मेजर अकाउंट जो है PSB का, RRB का है। एक हमारा FI इंडेक्स है जिसको बोला जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इंडेक्स, RBI के द्वारा सितंबर 2021 में लाया गया। इसके अंदर 97 इंडिकेटर्स हैं, जिसके अंदर मेजर जो इंडिकेटर है वो एक्सेस, यूजेस, क्वालिटी। इसका गोल ये है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को 100% इंक्लूड करें। फूड इन्फ्लेशन एंड इंक्लूजन, तो वोलेटिलिटी, सप्लाई शॉक, प्रोवाइड स्टेबिलिटी फार्म पॉलिसीज़, स्टेबलाइज फार्म इनकम, फूड अवेलेबिलिटी, इंक्लूजन इंप्रूव हुआ है।
इम्पैक्ट क्या पड़ा है मॉनेटरी पॉलिसी से, तो इंटरेस्ट रेट का ट्रांसमिशन बढ़ा है, कैश टू डिपॉजिट एसेट शिफ्ट हुआ है, हाई इंटरेस्ट सेंसिटिविटी, मनी बैलेंस, क्रेडिट, ये सब के सब पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं। आपको जैम ट्रिनिटी के बारे में पता होगा। जैम ट्रिनिटी होता है हमारा जे से जनधन, ए से आधार, एम से मोबाइल, ठीक है, और ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज एफर्ट है। तो फ्रेंड्स मॉड्यूल बी में 3 ही यूनिट थे, उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए। एक बार आप फिर से देख लें वीडियो को। यदि पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो मुझे व्हाट्सअप करें, यानी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है हमने कैप्सूल कोर्स का। धन्यवाद।